नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 5 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अर्थशास्त्र का ये कोड देख लीजिए। कोड देखो, ये कहता है किंग की हैप्पीनेस ना लोगों की हैप्पीनेस में है, किंग का वेलफेयर ना जनता के वेलफेयर में है। राजा को ना ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे उसको बेनिफिट हो, उसको हैप्पीनेस मिले, बल्कि राजा को ना ऐसे फैसले करने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जनता प्लीज हो, जनता को फायदा हो। देखो ये जो कोट है ना वो लीडरशिप के बारे में है। एक लीडर को ना हमेशा उसके अंडर जो लोग हैं ना उनको सर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद को सर्व करने के बारे में। अगर जनता हैप्पी है तो लीडर हैप्पी है। ये चीज देखो गवर्नेंस में भी एप्लीकेबल है, ये चीज़ सिविल सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। आप कितने भी एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हो। अगर देखो जनता खुश है, जनता इकोनॉमिकली स्टेबल है तो पूरे देश में स्टेबिलिटी आएगी, राज्य में स्टेबिलिटी आएगी, राज्य की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर जनता सेटिस्फाई है, जनता का वेलफेयर सुनिश्चित है तो समाज में स्टेबिलिटी रहेगी, कोहेशन रहेगा, फ्रेटर्निटी बरकरार रहेगी। तो एथिक्स में केस स्टडीज में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। आज इश्यूज देखो हम 3-4 डिस्कस करेंगे। 3-4 क्यों वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडिया यूके रिलेशन से संबंधित। कल यूके में इलेक्शन हो गए और आज रिजल्ट भी आ जाएगा शायद, तो इंडिया यूके रिलेशंस कैसे होने वाले हैं, कैसे हैं, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा डिस्कशन शायद 5-10 मिनट लेट हो जाता है। लेट मतलब लेंथी हो जाता है। कई बार 40 मिनट का भी हुआ है, 38 मिनट का भी हुआ है। देखो कई बार कोई इशू होता है ना, जैसे आज इंडिया यूके रिलेशन है तो मैं सोचता हूँ कि कंप्लीट हो जाए, फिर आपको इंडिया यूके रिलेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आर्टिकल ऐसा नहीं होता कि वो यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करवाए। आर्टिकल देखो ऐसा होता है कि रिसेंट में जो चीज़ें हैं वो आपको बता दिया जाए, और सभी डायमेंशन आर्टिकल कई बार कवर नहीं करता। लेकिन मैं थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से सोचता हूं कि आज इंडिया यूके रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मेन से पहले बस आपका कंप्लीट हो जाए, दोबारा आपको इंडिया यूके रिलेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस चक्कर में ना कई बार 5-10 मिनट कई बार थोड़ा लेंथी हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि 30 मिनट के अंदर रखा जाए, लेकिन कई बार कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाते हैं ना तो थोड़ा लेंथी डिस्कशन हो जाता है। चलो इसे लेंथी नहीं बनाते हैं। तो पहला इंडिया यूके रिलेशन, दूसरा आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा, कंप्यूटर लिटरेसी वाला। ये द हिंदू का आज का आर्टिकल है, कंप्यूटर लिटरेसी वाला। फिर एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित, क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित। फिर देखो एक और आर्टिकल है सियरा लियोन। इन्होंने ना एक यूनिक सी स्ट्रेटजी अपनाई है चाइल्ड मैरिजेज को रोकने के लिए। आप बताइएगा क्या आप उस स्ट्रेटजी का समर्थन करते हो या नहीं करते, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का, इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में मैं आपको ना बैकग्राउंड बताता हूं। देखो इंडिया और यूके का जो रिश्ता है ना काफी पुराना है। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर 200 साल तक राज किया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन देखो आजादी के बाद दोनों देशों के बीच में कनेक्शन बरकरार रहा। नेहरू आज़ादी के बाद भी ब्रिटेन के साथ पॉजिटिव रिलेशंस चाहते थे। इस वजह से इंडिया ने कॉमनवेल्थ ग्रुप में बने रहने का फैसला किया, और यूके ने शुरुआत में इंडिया को थोड़ी बहुत एड भी दी। बट देखो कश्मीर इशू पे ना यूके पाकिस्तान का साथ दिया करता था। अगर कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान में, यूके के रिलेशंस ना पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बढ़िया थे एज कंपेरिजन टू इंडिया। उसके बाद तो कोल्ड वार चल रहा था उस समय यूएस और यूएसएसआर के बीच, तो यूके जो था वो यूएस की साइड था, जबकि इंडिया कहने को देखो नैम में शामिल था, नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल था, बट इंडिया थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड था यूएसएसआर की तरफ। और 1971 में तो आपको पता है फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। तो कोल्ड वार के दौरान अलग अलग ग्रुप्स में शामिल थे, इस वजह से रिश्ते अच्छे नहीं थे इंडिया और यूके के बीच में। लेकिन देखो 1980s में ना जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी थैचर, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, शुरुआत में 84 तक।
तो दोनों ने प्रयास किया इंडिया यूके के रिलेशंस को ठीक करने का। यूके ने इंडिया की इकोनॉमी में उस समय इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और 90s में तो आपको पता है हमारे देश में ना एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए तो यूके की इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ने लगी। आईटी सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। फिर 2000 के स्टार्टिंग में, 2000 के बाद का जो शुरुआती दशक था ना, उस समय दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। मैं आपको थोड़ा ना बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। यूपीएससी पूछेगी नहीं इंडिया यूके के रिलेशंस पास्ट में कैसे थे, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल कम पूछती हैं, लेकिन 2 मिनट में मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं ना, तो फिर आज का जो आर्टिकल है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 2000 के बाद शुरुआती दशक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई और न्यूक्लियर डील के इशू पे शुरुआत में यूके ने इंडिया का विरोध किया था, बट जैसे ही यूएस के साथ हमारी न्यूक्लियर डील साइन हुई तो यूके ने इंडिया का समर्थन कर दिया न्यूक्लियर इशू पर। तो फिर देखो इसी प्रकार से रिश्ते आगे बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ, फिर आज के आर्टिकल पे आइए, ब्रेग्जिट इंपैक्ट। जब देखो ब्रेग्जिट होने वाला था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला था, उससे पहले का समय और उसके तुरंत बाद का समय, उस समय ना ब्रिटेन का ध्यान इंडिया पर नहीं था। लेकिन बाद में ब्रेग्जिट के बाद यूके ने ना एक एस्पायरेशन पाली ग्लोबल ब्रिटेन की। एस्पायरेशन पाली मतलब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि अब हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए हैं, ब्रेग्जिट हो गया है, 2016 के बाद की बात है। अब हम ब्रिटेन को ग्लोबल बनाएंगे, नई नई ट्रेड डील साइन करेंगे दूसरे देशों के साथ में, और दूसरे देशों के साथ में हम पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी यूके की ग्लोबल ब्रिटेन पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी में देखो इंडिया को भी प्रेफरेंस दी गई, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी मार्केट है, और यूके में इंडिया का डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रिज का काम करता है इंडिया यूके के बीच में। इंडिया की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और इवन यूके भी चाहता है यूएस की तरह कि चाइना को बैलेंस किया जाए। तो इन सब रीजन्स की वजह से ना ब्रेग्जिट के बाद यूके की जो ग्लोबल ब्रिटेन पॉलिसी आई ना, उसमें इंडिया को अच्छा खासा प्रेफरेंस दिया गया। फिर देखो 2022 में जो पार्टनरशिप था ना इंडिया यूके के बीच में, उसे अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले सिंपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन 2022 में इसे अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया। और इसी समय एक विजन भी रखा गया कि 2030 तक इंडिया यूके रिलेशन किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ऐसा विजन भी सामने रखा गया। इसके बाद देखो थोड़ा हम ना पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करते हैं इंडिया यूके रिलेशंस में। देखो कल यानी 4 जुलाई को ना इलेक्शंस हो गए यूके में, और जिस प्रकार के सर्वेज आ रहे हैं, पता है कौन सी पार्टी जीतेगी? लेबर पार्टी जीतेगी। लेबर पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा है। 14 साल से वहां पे ना कंजर्वेटिव पार्टी का रूल था 2010 से लेके अभी तक, और कंजर्वेटिव पार्टी के रूल के दौरान इंडिया यूके रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन देखो एक चीज, लेबर पार्टी के जो लीडर थे ना 2015 से लेके 2020 के बीच में, वो लेबर पार्टी जो अब सत्ता में आने वाली है, जब ये विपक्ष में थी 2015 से लेके 20 के बीच में, इसके जो लीडर थे ना जर्मी कोरबाइन, ये इंडिया के अगेंस्ट थे, क्योंकि ना इन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। जैसे कश्मीर में स्पेशल स्टेटस जब रिवोक किया गया था तो लेबर पार्टी के एमपीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, रेजोल्यूशन पास किया था कश्मीर इशू पर इंडिया के अगेंस्ट, और इंडियन गवर्नमेंट को कंडेम भी किया गया था ह्यूमन राइट्स के इशू पर। मतलब लेबर पार्टी ना ज़्यादा अपीज कर रही थी पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोगों को। इस वजह से उस समय 2015 से लेकर 2020 के बीच में जब जर्मी कोरबाइन लेबर पार्टी के लीडर थे, तो उस समय इन्होंने ना एंटी इंडिया स्टांस रखा था। बट देखो 2020 में ना लेबर पार्टी के लीडर चेंज हो गए। 2020 में लेबर पार्टी के लीडर बन गए कियर स्टारमर, जो अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, स्टारमर। तो जब से 2020 में ये लेबर पार्टी के लीडर बने ना, तो इन्होंने ना अपनी फॉरेन पॉलिसी रिव्यू की
इन्होंने कहा कि कश्मीर इशू जो है वो बायलैटरल इशू है। इंडियन डायस्पोरा से भी इन्होंने रिलेशन से इंप्रूव करने की कोशिश की। इंडिया के साथ ट्रेड टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया। तो मतलब ये जो लेबर पार्टी के लीडर थे ना, 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, इन्होंने देखो एंटी इंडिया स्टांस नहीं अपनाया। इन्होंने इवन विपक्ष में रहते हुए इंडिया के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश की। अब देखो बात करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक डायमेंशन पे। अभी देखो इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड कितना है, 40 बिलियन पाउंड्स। और देखो एफटीए नेगोशिएट हो रहा है इंडिया और यूके के बीच में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन चल रही है और जैसे ही एफटीए होगा, टारगेट ये है 2030 आते आते जो बायलैटरल ट्रेड है उसे डबल कर दिया जाएगा। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है ना इंडिया और यूके के बीच में, काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। जैसे देखो इंडिया के टेक्सटाइल, कपड़े और जो जेम्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बढ़िया से यूके की मार्केट में बिकेंगे। जैसे इंडिया की साड़ियाँ हैं, इंडिया के जो डिज़ाइनर्स हैं वो यूके के मार्केट में एंटर कर पाएंगे। यूके को भी फ़ायदा होगा, यूके अपनी सर्विसेज इंडिया में बेच पाएगा। जैसे देखो अभी ना यूके की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में एक्सपेंड कर सकेंगी, समझ गए। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अभी चैलेंजेस हैं। जैसे देखो यूके की शिकायत है कि इंडिया ना अभी यूके से जब कारें इंपोर्ट की जाती है ना इंडिया में, उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाता है। जैसे देखो जगुआर है, लैंड रोवर है, इन कंपनीज की कारों को जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो बहुत टैक्स लगता है। इवन स्कॉच, विस्की, इन सब चीज़ों पे भी जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो बहुत टैक्स लगता है, 150% तक टैक्स है। तो यूके चाहता है कि इंडियन मार्केट में हमें और ईजी एक्सेस मिले। जैसे यूके की रिटेल कंपनीज हैं, टेस्को, वो इंडिया में अपना स्टोर ओपन करना चाहती हैं। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपना कैंपस ओपन करना चाहती हैं। और इंडिया ये चाहता है हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, जैसे किसी को बैंकिंग की नॉलेज है, किसी को आईटी की नॉलेज है, वो आसानी से यूके में जाके काम कर सकें। तो ये ट्रेड एंड इकोनॉमी डायमेंशन की हमने बात की। इसके बाद देखो थोड़ा स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं। देखो यूके ने ना कुछ समय पहले अपनी पॉलिसी बनाई थी इंडो पैसिफिक टिल्ट, ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ यूके इस इंडो पैसिफिक रीजन के साथ में कोऑपरेट कर सके। अब देखो आपको भी पता है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ना अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना यूके इंडिया के साथ मिल के काम करेगा। कैसे काम करेगा? जैसे देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, दोनों देशों की नेवीज मिल के काम करेंगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज़ में दोनों देश मिल के काम करेंगे, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस मिल के चलाएंगे। मतलब काउंटर टेररिज्म इस एरिया में कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे देखो एक एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति, अभी दोनों देश मिल के करते हैं कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, जिसमें दोनों देशों की तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है, ये 2021 में, ये यूके का ना एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप है, HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये इंडिया में आया था नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस बार यूपीएससी ने मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पूछ लिया था। डिफेंस में कोऑपरेशन का देखो बहुत स्कोप है। यूके आने वाले समय में ना 2030 आते आते डिफेंस पे खर्चा इंक्रीज करेगा, 2.5% ऑफ जीडीपी तक डिफेंस पे खर्चा लेके जाएगा। और 2023 में दोनों देशों ने डिफेंस में कोऑपरेशन के लिए 2+2 मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया। 2+2 मैकेनिज्म में ना दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में मुलाकात होती है। इंडिया का ना कम ही देशों के साथ में ये 2+2 मैकेनिज्म है। जैसे देखो यूएस के साथ में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, और अब यूके के साथ में। आप बताइए क्या किसी और देश के साथ में भी इंडिया का ये 2+2 मैकेनिज्म है या नहीं है? फिर देखो दोनों देश ना टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के एरियाज में काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में ना एक प्रोग्राम है एआई को लेके, यूके इंडिया एआई ब्रिज प्रोग्राम। एआई की फील्ड में कोलैबोरेशन के लिए प्रोग्राम है। सेमीकंडक्टर्स में दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों देश सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और R&D में मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे देखो दो कंपनीज हैं, ये यूएस की हैं, SRAM
और MRAM, इन्होंने ना डिसाइड किया है 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में। तो इससे देखो गुजरात में ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट सेटअप होगा, 15,000 जॉब्स जनरेट होंगी और इंडिया जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है चिप्स के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में, इंडिया बन सकेगा फ्यूचर में। इसके बाद देखो राइटर ना कुछ जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड चैलेंजेस की भी बात करते हैं। जैसे देखो चाइना के इशू पे तो दोनों देशों का जो स्टैंड है वो कन्वर्ज होता है। दोनों देश चाइना को एक चैलेंज मानते हैं, थ्रेट मानते हैं। बट देखो रशिया के साथ टाइज की बात कीजिए। जैसे सुबह मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। यूक्रेन वार स्टार्ट होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली ये रशिया यात्रा है। दोनों देशों का जो स्टैंड है वो यूक्रेन इशू पे अलग है, जहां यूके ने पूरे जोर शोर से यूक्रेन की मदद की है इस वार के दौरान, जबकि इंडिया ने थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश की है। लेकिन ये यूक्रेन के इशू पे अलग अलग स्टैंड जो है वो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं डालता है बायलैटरल रिलेशंस पे। हाँ, यूके के पाकिस्तान के साथ रिश्ते और खालिस्तानी एलिमेंट्स पर कार्रवाई ना करना, ये देखो मतलब इंडिया के लिए हमेशा से चिंता की बात रही है। लेकिन राइटर का ये मानना है, हालांकि इस पे अलग अलग व्यू हो सकते हैं, राइटर कहते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते और खालिस्तान का कंसर्न, ये इशू ना अब उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रह गया है इंडिया यूके रिलेशन में। मतलब यूके अब पाकिस्तान को कम तवज्जो दे रहा है और खालिस्तानी एलिमेंट्स को कम सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से कोई खास कंसर्न नहीं है इनको लेके इंडिया यूके रिलेशंस में। फिर देखो लास्ट में थोड़ा समराइज सा कर दिया गया है कि नई लेबर लीडरशिप के अंदर स्कोप है, FTA नेगोशिएशन को आगे लेके जाओ। यूके मेंबर है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, ग्रुप्स का, जैसे P5, G7, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस ग्रुप है। तो यूएस याद आ रहा है, यूके से इंडिया फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया की इंपॉर्टेंस ग्रो कर रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो यूके भी इंडिया का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन चैलेंजेस हैं, पता नहीं नई जो लेबर सरकार है वो इंडो पैसिफिक टिल्ट पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, कितना रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स लगाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में वो नहीं पता। यूके की नई सरकार को ना इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया जैसे पार्टनर्स के लिए कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। तो नॉर्मल से पॉइंट्स हैं ये। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित डिस्कस किया। अब बताइए आपको मज़े आए या नहीं आए। देखो बेशक 2-3 मिनट फालतू लगे, लेकिन आपका ना इंडिया यूके रिलेशन कंप्लीट हो गया। तो कई बार ना इशू को कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं ना, ये इंश्योर करते करते कि कुछ छूटे ना, ढंग से आपको समझ में आए, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसके बाद देखो एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको ना आप आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो सियरा लियोन एक देश है अफ्रीका का, इसकी जो अप्रोच है ना चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए वो सुर्खियों में है। वर्ल्ड में देखो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो चाइल्ड मैरिज के वो साउथ एशिया में सामने आते हैं और दूसरे नंबर पे सामने आते हैं सब सहारन अफ्रीका में, जिसमें से एक है सियरा लियोन। अब इन्होंने क्या तकनीक अपनाई चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए? पहली तो बात 18 से कम उम्र शादी नहीं कर सकता कोई, लेकिन मेन पॉइंट ये है अगर 18 से कम उम्र में शादी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में देखो अगर लड़का लड़की में से किसी एक की उम्र 18 से ज़्यादा है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ लड़का लड़की के जो पेरेंट्स हैं उन पे भी कार्रवाई होगी, जिसने शादी करवाई पुजारी या फिर मौलवी उस पे भी कार्रवाई होगी, और इवन जो गेस्ट रहे चाइल्ड मैरिज के दौरान जो गेस्ट मौजूद रहे उन पे भी कार्रवाई होगी। 15 साल तक की सजा और $5,000 तक का फाइन हो सकता है। लेकिन ना सिर्फ स्पाउस पर केस दर्ज होगा बल्कि माता पिता पर, जो गेस्ट रहे उन पर भी केस दर्ज होगा, और इवन इसके साथ साथ जिसने शादी करवाई प्रीस्ट वगैरह उस पर भी केस दर्ज होगा, उस पर भी फाइन हो सकता है। तो फिर कम्युनिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये प्रोविजन किया गया है। आमतौर पे कम्युनिटी प्रेशर डालती है ना पेरेंट्स पे कि शादी करो, बच्चे की शादी करो, तो ये प्रोविजन इसलिए किया गया है कि एक डेटरेंस पैदा किया जाए, समाज में डर पैदा किया जाए कि भैया जहां पे चाइल्ड मैरिज हो रही है वहां पे नहीं जाना, उस फंक्शन में भी नहीं जाना, अदरवाइज हम पे केस दर्ज हो जाएगा। और इवन देखो शादी भी हो गई, अगर 18 से कम उम्र है
तो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये प्रोविज़न तो देखो इंडिया में भी है, इंडिया में काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स भी हैं इस इशू पे कि शादी होने के बावजूद अगर 18 से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ में सेक्स किया जाता है तो कार्रवाई होगी, इसे रेप माना जाएगा। और भी प्रोविज़न है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। देखो चाइल्ड मैरिज हो गई ना, तो फिर जो विक्टिम है जिसकी बचपने में शादी हो गई वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। इवन वो पिटीशन डाल सकता है कि देखो मेरी शादी रद्द कर दीजिए, मेरी अनुमति के बिना मेरी शादी 18 से कम उम्र में करवा दी गई और अब मेरी शादी रद्द कर दीजिए, तो सरकार उसकी शादी रद्द भी कर देगी। तो ये भी एक अच्छी प्रोविज़न है। कुल मिला के देखो इस पे ना आप एक चीज़ ये बोल सकते हो, कम्युनिटी में डर तो पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बार ना डर से काम नहीं चलता, एटीट्यूड को चेंज करने से चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रोविज़न तो सही है, लेकिन समाज में एटीट्यूड चेंज करो, जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज करो, सोच बदलो। ये एजुकेशन से सोच बदलेगी। गरीबी भी एक इशू होता है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, तो इसको भी एड्रेस किया जाए। आपकी क्या राय है सिएरा लियोन के इन प्रोविजंस पे? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या इंडिया को भी ऐसे प्रोविजंस, ऐसा कानून बनाना चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब देखो ये है कंप्यूटर की नॉलेज होना और क्षमता होना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज करने की। देखो आज के समय में ना सारी जो सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस है, दूसरी सरकार की सर्विसेज हैं, सब कुछ ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में ना कंप्यूटर लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया था 2015 में, ताकि सोसाइटी को एम्पावर किया जा सके डिजिटलाइजेशन के मामले में। वैसे देखो स्कूल में ना स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर लिटरेसी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं जो कंप्यूटर लिटरेसी पे फोकस करते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। और इन प्रोग्राम्स में ना ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एड्रेस किया जाता है। देखो जो मैं आपको बताऊं, जो प्रोस्पर्स फैमिलीज होती हैं या फिर जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो देखो स्टार्टिंग से ही देखते आते हैं, उनके पेरेंट्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उनके घरों में कंप्यूटर होते हैं, तो वो चलाना सीख जाते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनके घरों में ऑलरेडी कंप्यूटर नहीं होता, उन्होंने कभी देखा नहीं होता और स्कूल में भी दिक्कतें आती हैं। मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो राइटर बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही स्कूल्स में कंप्यूटर लिटरेसी दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं जो आर्टिकल में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो एक चौंकाने वाला सर्वे हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे 78 2020-21 में हुआ था। ये सर्वे कहता है कि हमारे देश में वो लोग जिनकी एज 15 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों में कंप्यूटर लिटरेसी सिर्फ 24.7% है। कई बार देखो हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में सबको कंप्यूटर चलाना आता है, तो लगता है कि आज का युग तो ऑनलाइन युग है, सबको आता ही होगा। लेकिन देखो भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भारत है। मैं आपको बताऊं, देश की आज भी ऑलमोस्ट 65 से लेकर 70% जनता ना रूरल एरियाज में रहती हैं। और रूरल एरियाज में कंप्यूटर लिटरेसी जानते हो कितनी है? सिर्फ 18%। रूरल एरियाज में सिर्फ 18% जनता को कंप्यूटर चलाना आता है और उसे यूज करना आता है। अर्बन एरियाज में कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है? 39.6%। 2017-18 में हमारे देश में कंप्यूटर लिटरेसी थी 19.4%, अब बढ़ के हो गई है 2020-21 में 24.7%। इजाफा तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो अलग अलग एज ग्रुप में कंप्यूटर लिटरेसी का लेवल अलग अलग है। जैसे वो लोग जिनकी एज 20 से 24 के बीच में है ना, इस एज ग्रुप में तो 45.9% लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी हासिल थी। लेकिन देखो ये एज ग्रुप आप देखिए 65 से लेकर 69 के बीच में, इस एज ग्रुप में कंप्यूटर लिटरेसी सिर्फ 4.4%। ऐसा देखो इसलिए सोसाइटी में ना एक फेनोमेनन होता है, जनरेशन इफेक्ट। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एल्डर्स में ना नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जो इंथुजियाज्म है ना वो कम होता जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अभी बेशक नई नई चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ेगी
तब नई नई एआई वाली चीज़ें आ जाएंगी, गैजेट्स आ जाएंगे, तब लगेगा भाई तुम ही सीख लो, हमारा मन भर गया इन चीज़ों से। खैर, इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, इवन देखो अलग अलग स्टेट्स में भी ना कंप्यूटर लिटरेसी का लेवल अलग अलग है। जहां केरला में 20 से लेकर 39 ईयर्स के एज ग्रुप में कंप्यूटर लिटरेसी 72.7%, असम में 17.6%, इतना गैप है। बिहार में 20.4%, मध्य प्रदेश में 21%, झारखंड में 21.2%। ये डेटा देखो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब राज्यों के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, राज्यों की डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में भी, और डिजिटल डिवाइड के कंटेक्स्ट में इस डेटा को यूज कर सकते हो। भारत वर्सेस इंडिया की डिबेट जब चले तब भी इस डेटा को यूज किया जा सकता है। तो राइटर देखो ये कहते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी तो आज के समय में राज्यों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। अब केरल में ज्यादा लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है तो केरल ज्यादा डेवलप करेगा, असम में कम लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है तो असम उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस कंप्यूटर लिटरेसी की वजह से विभिन्न स्टेट्स के बीच में डेवलपमेंट के लेवल का जो गैप है, ये गैप देखो और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार प्रयास करने चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो बात करते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी कम क्यों है। कहने को देखो स्कूल्स में शुरुआत से ही कंप्यूटर लिटरेसी दी जाती है, लेकिन कई बार ना नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कंप्यूटर्स की कमी है, कंप्यूटर ढंग के नहीं है, फिर कई बार क्वालिफाइड टीचर्स की कमी होती है, मतलब ऐसे टीचर्स उपलब्ध नहीं होते जिनको खुद चलाना आता है। इसके अलावा कई बार टीचर्स भी होते हैं और कंप्यूटर्स भी होते हैं, लेकिन आपने भी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि नए कंप्यूटर्स लैब में बस रखे रह गए, उनको यूज नहीं किया गया। तो विल पावर की भी कमी है। देखो एक डेटा आपको देता हूं, अगर कोई इंडिविजुअल आज के समय में उसके पास में कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है ना, तो एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम हो जाएगी। ये डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं, ये डेटा है देखो, OECD का द प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ एडल्ट कॉम्पिटेंसी 2014-15 में ये सर्वे हुआ था। इसमें बोला गया देखो जिनके पास में कंप्यूटर लिटरेसी है ना, उनकी एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की प्रोबेबिलिटी है 72.7% और जिनके पास नहीं है उनकी 52.5%। तो पॉइंट ये है, आज के समय में ना एम्प्लॉयर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके एम्प्लॉयज को ना सिर्फ कंप्यूटर चलाना आए, बल्कि कंप्यूटर की सहायता से वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म करे। जैसे आज के समय में AI आ गई है, जल्दी से स्लाइड्स बनाना और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको परफॉर्म करना, ये भी एम्प्लॉयज को आना चाहिए। तो जिसके पास में कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं, सोशली वो आइसोलेट हो जाता है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, सर्विसेज से, मतलब हर एक मामले में दिक्कत आती है। क्या किया जा सकता है? देखो स्कूल एजुकेशन ये जरूर इंश्योर करे कि जो भी बच्चे पास आउट हों उनको जरूर कंप्यूटर चलाना आए। मतलब स्कूल एजुकेशन पे ध्यान देना जरूरी है इस डिजिटल डिवाइड को फिल करने के लिए। क्योंकि एक चीज हमने अच्छी की है, प्राइमरी एजुकेशन में ऑलमोस्ट हमारे देश में अब यूनिवर्सल इनरोलमेंट है। तो देखो वहीं पे प्राइमरी क्लासेस से ही थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना सिखाया जा सकता है, और इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, कंप्यूटर पर्सनल को ट्रेन करे, और जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनको कंप्यूटर लिटरेसी देने के लिए NGOs का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, इन सब का सहयोग लिया जा सकता है। समझ गए? तो ना फाइनली कंक्लूजन में कहा जाता है, सरकार ना कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित ना कंप्लीट थोरोली रिव्यू करे और ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करे कि ना सिर्फ देश की जनता में कंप्यूटर लिटरेसी हो, बल्कि हायर लेवल की कंप्यूटर लिटरेसी भी हो। मतलब हायर लेवल की कंप्यूटर लिटरेसी मतलब ना सिर्फ कंप्यूटर चलाना आए, बल्कि कंप्यूटर की सहायता से कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो भी देश के लोग परफॉर्म कर सकें। ऐसी लिटरेसी देश की जनता को देना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फिर से बिजनेस स्टैंडर्ड का है। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना की मोनोपोली को तोड़ने से संबंधित है। कौन से टॉपिक से रिलेट करोगे? देखो अलग अलग टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। जैसे GS पेपर 1 में ज्योग्राफी है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में इंडिया का कोऑपरेशन है US के साथ में, चाइना से इंपोर्ट करता है, तो GS पेपर 2 से भी रिलेट कर सकते हो IR में, और 3 में इकोनॉमी से तो रिलेट कर ही सकते हो।
तो जल्दी से ये आर्टिकल मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। जल्दी से देखो इसलिए क्योंकि ना 7 मार्च 2024 को आप सर्च करिएगा, 7 मार्च 2024, मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे। 7 मार्च 2024 को हमने ये इशू डिस्कस किया था, तो कुछ नए पॉइंट्स हैं और जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसलिए कम टाइम लूँगा ये आर्टिकल डिस्कस करने में, क्योंकि पुराना आर्टिकल भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, क्रिटिकल मिनरल्स होते कौन से हैं? क्रिटिकल मिनरल्स देखो ये वो मिनरल्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, और इवन डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। अब पॉइंट पे आते हैं। देखो आने वाले समय में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। 2050 तक 91% एनर्जी तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, तो इसलिए सिलिकॉन, सिल्वर, लिथियम, नियोडाइमियम, इनकी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जाएगी। समझ गए? और देखो अभी क्या है, चाइना की डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, डायस्प्रोसियम, नियोडाइमियम और ग्रेफाइट। इन मिनरल्स के ना 50 से लेके 65% तक के रिसोर्स अकेले चाइना के पास में हैं। इसके अलावा चाइना ने ना अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में भी कई सारे देशों के साथ में डील साइन करके रखी है क्रिटिकल मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए। चाइना का जो इनिशिएटिव है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इस इनिशिएटिव के तहत चाइना ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहाँ पे उन देशों के साथ में डील साइन कर ली। समझ गए? जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे चाइना ने $1.3 बिलियन की BRI इन्वेस्टमेंट की है क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए इन देशों में, जैसे घाना, गिनी, नाइजर, सीरिया लियोन और माली। और देखो चिंता की बात यह है, चाइना ना सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्स के मामले में बल्कि प्रोसेसिंग के मामले में भी बहुत आगे है। ग्रेफाइट का 80% प्रोसेसिंग, मैंगनीज का 93% प्रोसेसिंग पावर जो है वो चाइना के पास में है। तो इससे ना दूसरे देश कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं चाइना से। और देखो चाइना ना अब इस चीज़ को ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे 2010 में ना चाइना ने जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट नहीं किए। 2023 में यूएस चाइना टेंशन्स बढ़ गई, तो चाइना ने ना यूएस को क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। तो चाइना की इन हरकतों की वजह से ना ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इनस्टेबल रहती है। कब चाइना का मन बदल जाए, किसी देश को दबाने के लिए चाइना उस देश को क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई देना बंद कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखो डर तो ये भी लगता है, चाइना के अलावा जिन देशों में ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना, वो देश ना आपस में एक कार्टेल बना सकते हैं। जैसे देखो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो देश हैं उन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है, ओपेक। वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मतलब अपना फायदा देखते हैं सिर्फ। तो उसी प्रकार से जिन जिन देशों के पास में ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना, कल को वो भी कार्टेल बना लेंगे, जिससे जिन देशों के पास नहीं है उनको तो खरीदने पड़ेंगे मजबूरी में, उनको नुकसान पहुंचेगा। और देखो ये अमीर देश भी बहुत चालाक हैं। जैसे G7 वाले कंट्रीज है ना, अमीर देश, इन्होंने ना एक क्लब बना के रखा है, बायर क्लब। बायर क्लब क्या करता है, जो जरूरी चीजें हैं ना ये कहते हैं हम मिल के परचेज करेंगे तो बल्क में परचेज कर लेंगे, हमें सस्ती मिल जाएगी चीज, रेट हमें सस्ता मिल जाएगा। तो इस वजह से ये G7 वाले कंट्रीज हैं, ये तो बायर क्लब के थ्रू परचेज करते हैं, इन्हें फायदा हो जाता है। लेकिन इंडिया तो इस क्लब में है नहीं। तो इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं। इंडिया तो देखो इन क्रिटिकल मिनरल्स पे, जैसे कोबाल्ट पे, निकल पे, लिथियम पे, कॉपर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंपोर्ट पर। इंडिया के पास नहीं है ये मिनरल्स, इंडिया इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिकली अगर बात करें तो इंडिया के पास रिसोर्स तो देखो काफ़ी है क्रिटिकल मिनरल्स का। केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के सैंड में क्रिटिकल मिनरल्स का स्कोप है, बट इंडिया ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। इवन देखो अंडमान और लक्षद्वीप के शीज में पॉलीमेटलिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स का स्कोप है, रिसोर्स हैं, लेकिन वही बात इंडिया ने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्सेस जरूर लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। जैसे देखो 30 जो मिनरल्स हैं उनको इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। 100% FDI अलाउ की इस एरिया में 2019 में।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 250 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए डीप सीटेड मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। लॉ में अमेंडमेंट की सरकार ने ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो अलाउ किया जा सके बोली के थ्रू यानी ऑक्शंस के थ्रू। इसके अलावा देखो हाल ही में कुछ लिथियम और रेयर अर्थ ब्लॉक्स के लिए इंडिया ने बोली करवाई। तो ये सब स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो अर्जेंटीना में इंडिया की जो PSU है ना खनिज विदेश, वो अर्जेंटीना में लिथियम को एक्सप्लोर कर रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम और कोबाल्ट ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्कशन चल रही है। तो मतलब सरकार जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंश्योर करने के लिए। बट देखो इंडिया के पास में ना पोटेंशियल है, कम से कम लिथियम हमारे पास चलो जब मिलेगा तब मिलेगा, बट रिफाइनिंग के मामले में तो इंडिया आगे बढ़ सकता है ना। इंडिया के पास पोटेंशियल है लिथियम रिफाइनिंग के मामले में ग्लोबल लीडर बनने का। इसके लिए सरकार ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए सरकार करती है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए की, मोबाइल फोन्स को देश में प्रोड्यूस करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की। जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसी स्कीम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी सरकार अलाउ कर सकती है। कुल मिलाकर देखो पॉलिसी इनिशिएटिव्स तो सरकार ने काफ़ी लॉन्च किए हैं, बट क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में ना इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आवश्यकता है। हमें ना कम से कम रिसोर्स भगवान ने नहीं दिए हमें, वो अलग बात है, बट टेक्नोलॉजी आएगी तो हम ना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इंडिया को ना मिनरल्स को प्रोसेस करने के मामले में अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो इंडिया यूके रिलेशंस और दूसरा फिर क्रिटिकल मिनरल्स। ऊपर वाला क्वेश्चन 250 वर्ड्स में और नीचे वाला 150 वर्ड्स में। ऊपर वाला 15 मार्क्स का, नीचे वाला 10 मार्क्स का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।